हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं, अपना अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, आपको में वीडियो वो नोट्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। जैसे आप लोग अपनी सुविधा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप लोगों ने कर लिए होंगे क्योंकि काफ़ी सारे ऐप डाउनलोड हुए थे। तो अब मैं आपके साथ जो सुपर 30 सीरीज़ चल रही है उसके तीसरे पार्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ वो ज़रूर नोट कीजिएगा, तभी उससे एक क्वेश्चन से दो से तीन जो है वो बनते हैं। आप खुद देखिएगा पढ़ने के बाद कि 30 क्वेश्चंस में 40-45 क्वेश्चंस आते। पता है आप लोगों को, मैं एक मतलब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस जो हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं और मैं इन्हें इसलिए करवाती हूँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हैं। आपको गाइडेंस की ज़रूरत वहाँ है जहाँ जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो किताबें आपके पास नहीं है, जहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ। भाई साधारण चीज़ें, साधारण, वो मैं ये नहीं कहती कि साधारण को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके साथ अगर साधारण चीज़ें जो हैं दोज थिंग्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, मगर इन चीज़ों को लोग ये सोचते हैं यार अपनी नॉलेज हम क्यों बांटें, हमको क्या ज़रूरत पड़ रही है अपनी नॉलेज देने की। मेरा मानना ये है नॉलेज बांटने से बढ़ती है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सड़ जाती है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मेरे यूट्यूब परिवार के लिए क्वेश्चंस। चलो भैया इसको आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, द एसे क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म वॉज रिटन बाय। ये एक क्वेश्चन DSSB का आया हुआ क्वेश्चन है। द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म वॉज रिटन बाय, कि इस एसे को किसने लिखा है। अब अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से कहूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एक्चुअली ये कहा जाता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्होंने मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा ये वर्क्स लिखे हैं, वो बड़े ही वॉज अ वेरी कर्ड पर्सन। उनको जो कहना होता था वो ब्लंटली कहते थे और कहते हैं कि इब्सन को इंग्लिश में फेमस करने का श्रेय जाता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। और इन्होंने इसमें हेनरिक इब्सन को के प्लेज को एनालाइज किया है और हेनरिक इब्सन को फेमस करने का श्रेय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जाता है। चलिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रही हूँ कि सीजर एंड क्लियोपेट्रा किसके द्वारा लिखी गई है। मैं एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की बात नहीं कर रही हूँ। सीजर एंड क्लियोपेट्रा इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ मिमेसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये थ्योरी ऑफ मिमेसिस आखिर है क्या। मिमेसिस की थ्योरी होती है, मतलब होता है इमिटेशन, किसी चीज़ को नकल करना। ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो है या थ्योरी ऑफ मिमेसिस दी गई थी प्लेटो के द्वारा। थ्योरी ऑफ मिमेसिस वॉज गिवन बाय प्लेटो। मिमेसिस मीन्स होता है इमिटेशन और ये थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा। Now the next question is, what are the two colors symbolically employed throughout the novel Tess of the D'Urberville? आपको पता है हार्डी ने दो नॉवेल्स लिखे, जूड द ऑब्सक्योर एंड टेस ऑफ द डीअर्बरविले। इन दोनों नॉवेल्स की वजह से हार्डी की इमेज इतनी ख़राब हो गई कि ही स्टॉप्ड राइटिंग नॉवेल्स। और हार्डी का जो टेस ऑफ द डीअर्बरविले, जिसका सब टाइटल है अ प्योर वुमन, उसमें उसके, अब ये देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप भी सोच रहे होंगे यार ये ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई उसमें टू कलर्स कौन से एम्प्लॉय करे गए हैं, आखिरकार कौन से दो कलर्स लगातार उसमें दिखाए हैं, उसकी बैकग्राउंड में दिखाए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ वो दो कलर्स हैं, वाइट एंड रेड। जो वाइट कलर है वो सिंबलाइज करता है प्योरिटी ऑफ टेस, ठीक है।
और जो रेड कलर है वो सिंबलाइज करता है सिन या गिल्ट। ये वेस्टर्न उसमें है कि वाइट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड रेड इज़ द सिंबल ऑफ गिल्ट। अगर आप लोगों ने वो देखा हो जो एंजल्स और डेविल का वो दिखाते हैं, तो उसमें डेविल के जो वो हॉर्न्स दिखाते हैं दे आर ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर समवेयर वो माना जाता है सिन का, पाप का रंग जो है वो माना जाता है। भगवान जाने अभी कौन कौन से रंगों को पाप का रंग मान लेते हैं, इतना सुंदर रंग है, लेकिन रेड कलर जो है उसे सिन या गिल्ट का। तो देखो देखने में लग रहा है यार ब्लैक एंड रेड हो सकता है, वाइट एंड ग्रीन, ग्रीन भी हो सकता है क्योंकि ग्रीन इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ जेलसी, कुछ ऐसा मानते हैं। जैसे इयागो ने कहा है कि बिवेयर ऑफ जेलसी माय लॉर्ड, इट्स अ मॉन्स्टर दैट फीडeth। तो जो है भाई इट्स अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो ग्रीन को भी। लेकिन जो टेस्ट ऑफ द डियाबो विले में है वो दो कलर्स हैं, वाइट एंड रेड। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। The next question is nothing to be done is a line that is repeatedly found in। भाई ये लाइन किस में पाई जाती है? ये लाइन पाई जाती है, पहले बात करते हैं वेटिंग फॉर गोडॉट में। अब ये वेटिंग फॉर गोडॉट है क्या? भाई सबसे पहले बात करते हैं, ये जो प्ले है ये सैमुअल बैकेट ने लिखा है। दिस प्ले इज रिटन बाय सैमुअल बैकेट और ये है, इसका सबटाइटल है अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 acts, अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 acts, ये इसका सबटाइटल है। और ये जो है इसकी ओपनिंग लाइन है, नथिंग टू बी डन, नथिंग टू बी डन, ये इसकी ओपनिंग लाइन है। तो वेटिंग फॉर गोडॉट सैमुअल बैकेट ने लिखा है। इसका एक और है कि इसका सबटाइटल क्या है, अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 acts। केटो इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय, ये ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एडिसन के द्वारा लिखी गई है। केटो जो ट्रेजेडी है ये लास्ट डे के इवेंट्स बताती है केटो के। केटो जो कि जूलियस सीजर की एक स्टोइक था, जो जूलियस सीजर की से बहुत ज़्यादा अनार्की से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था और उसने जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उसको आइकन बना दिया गया था। ही बिकेम द एपिटमी ऑफ लिबरलिज्म। तो वो आइडियल, उसका रिपब्लिकनिज्म का उसको आइडियल बना दिया गया था। तो केटो जो है ये लिखी गई है, ये लास्ट डे के इवेंट बताए हैं, लास्ट डे के इवेंट हैं केटो के। केटो जो कि एक स्टोइक था, किसके समय में? जूलियस सीजर की टायरनी से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था और उसने जूलियस सीजर की टायरनी से दुखी हो चुका था और उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो उसको आइकन माना जाता है, उसको एम्बलम माना जाता है रिपब्लिकनिज्म का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। तो किसने करा है? ये जोसेफ एडिसन ने। ठीक है जी, तो ये सारी बात मैंने आपको बताई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्ट विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास वॉज इंस्पायर्ड बाय। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन राइटर है जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास लिखी। लीव्स ऑफ ग्रास जिसमें उन्होंने कहा जाता है कि ये बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी है और ये किससे प्रभावित होके इंस्पायर्ड किससे थी? तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय रैल्फ वेल्डो एमर्सन। एमर्सन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर उन्होंने लिखी थी। और ये कहते हैं कि एमर्सन का एक एस्से था द पोएट, उससे इंस्पायर होके ये लिखी गई है। Who distinguishes between mental consciousness and blood consciousness, sense and perception? Sense और perception, हम क्या नज़रिया जो है वो बनाते हैं। The latter of which is a major aspect of his novel। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किसने सेंस के बीच में
क्या हम देखते हैं और क्या हम उसको परसीव करते हैं, इसके बीच में किसने जो है डिस्टिंग्विश करा है, और ब्लड कॉन्शियसनेस किसके नॉवेल्स में देखने को मिलती है। तो ये मॉडर्न एज के बहुत ही फेमस राइटर हैं D.H. लॉरेंस, जो एक कंट्रोवर्शियल राइटर भी थे। तो ये D.H. लॉरेंस के वर्क्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ब्लड कॉन्शियसनेस। कार्लाइल डिस्क्राइब्स डैश एंड डैश एज हीरो एज पोएट। कार्लाइल ने किसको, इनको और इनको हीरो एज पोएट। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्लाइल। ही वॉज अ विक्टोरियन राइटर। कार्लाइल ने एक वर्क लिखा है हीरो एंड हीरो वर्शिप, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे हीरोज़ को लिया है। उसमें उन्होंने दांते और शेक्सपियर को हीरो एज पोएट जो है वो दिखाया है। दांते और शेक्सपियर को उन्होंने विभिन्न उसमें से अलग अलग लोगों को लिया है। तो दांते एंड शेक्सपियर को उन्होंने हीरो एज पोएट में दिखाया है। द सैटारिकल नॉवल Catch-22 सेट अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। चलिए मैं इसको आपको एक चीज़ ये बताऊं कि ये अभी एक फ्रेज़ बन चुका है Catch-22, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये नावल लिखा किसने है। ये नावल लिखा है जोसेफ हेलर ने। Catch-22 जो टर्म ही है वो इन्होंने ही कॉइन करा है। इसका मतलब एक होता है एक असमंजस भरी, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, उस स्थिति में फंस जाना, तो उसे क्या कहा जाता है, Catch-22। तो Catch-22 हैज़ बिकम अ फ्रेज फॉर एन अनप्रिडिक्टेबल एब्सर्ड सिचुएशन। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो दलदल में फंस गया है, तो जितने वो हाथ पैर मारेगा उतना और नीचे जाएगा, तो ना उसमें कुछ वो कर सकता, ना वो आगे जा सकता, ना वो पीछे जा सकता। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है उसे Catch-22 कहते हैं। और उस Catch-22 वर्ड को कॉइन किसने करा है, जोसेफ हेलर ने। इसी नाम से उन्होंने एक नावल लिखा है और इस नावल का नाम ही क्या है, Catch-22, और पृष्ठभूमि क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। The first life in Johnson's lives of the poet was that of। अगर हम बात करें तो भाई जॉनसन ने लिखी है लाइव्स ऑफ पोएट्स, जिसमें 52 लोगों की लाइव्स जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं। अब इनमें आपको एक और बात बताती हूँ कि जॉनसन ने जो ये क्रोनोलॉजिकली जो अरेंज करे हैं वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं करे हैं, डेट ऑफ डेथ से अरेंज करे। तो उसमें जो सबसे पहले लाइव्स ऑफ पोएट्स में जो सबसे पहले बायोग्राफी है दैट इज ऑफ अब्राहम काउले। By Wilson Knight is subtitled Interpretations of Shakespearean Tragedy। विल्सन नाइट की कौन से वर्क को इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कहा जाता है, तो दैट इज़ द व्हील ऑफ फायर। विल्सन नाइट ने लिखी है द व्हील ऑफ फायर। एक्चुअली ये जो लाइन्स हैं व्हील ऑफ फायर, ये जो लाइन है ये अल्यूड करा है उसने उसमें किंग लियर को उसमें अल्यूड करा है। दिस टाइटल किंग लियर के डायलॉग को अल्यूड करा है। तो अगर ये भी पूछते हैं द व्हील ऑफ फायर, जो व्हील ऑफ फायर ये जो टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है शेक्सपियर के किंग लियर से। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स किंग लियर। अभी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइटल ऑफ अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वुमेन किल्ड विद काइंडनेस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो वर्क है ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वेयर बट इट इज़ ट्रू। तो ये जो वुमेन किल्ड विद काइंडनेस है इसमें एक एडल्ट्री की सज़ा जो है एक हस्बैंड देता है, वो अपनी वाइफ को कैसल में कैद कर देता है, कैसल में रखता है, उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखता है, बस उससे अपने आप को काट लेता है। एंड शी कुड नॉट बियर ऑल दिस एंड इस वजह से अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। और ये जो वर्क है इसका टाइटल लिया गया है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस का। ये जो टाइटल है ये लिया गया है टेमिंग ऑफ द श्रू से, ठीक है।
हु सेड द लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री? ये किसने कहा है, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊं. हु सेड द लैंग्वेज, ये कहा है ग्रे ने. ये ग्रे ने कहा है. ग्रे ने एक लेटर लिखा अपने दोस्त वेस्ट को, और उसमें उसने कहा कि भाई जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है उस भाषा को हम पोएम्स में यूज़ नहीं कर सकते. तो ग्रे ने एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड वेस्ट को, और उसमें उसने बताया कि द लैंग्वेज ऑफ द एज इज़ नेवर द लैंग्वेज ऑफ द एज इज मीन्स कि द simple language, the day-to-day conversation language can never be the language of poetry. Who said that classicism is order in beauty and that romanticism is the addition of strangeness to beauty? ये किसने कहा है? ये लाइंस कही गई हैं वॉल्टर पीटर के द्वारा. ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि भाई एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, कि रोमांटिसिज्म का क्या मतलब होता है कि ब्यूटी में स्ट्रेंजनेस को इनकॉर्पोरेट करना. और आपको पता है वॉल्टर पीटर इज़ एसोसिएटेड विद एस्थेटिक मूवमेंट, तो उसमें जो है वॉल्टर पीटर ने ही ये कहा है कि रोमांटिसिज्म इज़ द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी. द वाइट टाइगर इन द नॉवल ऑफ दैट नेम इज़, ये क्वेश्चन जो है वाइट टाइगर एक्चुअली अरविंद अडीगा की लिखी हुई नॉवल है. इसके लिए उन्हें, इंडियन राइटर हैं अरविंद अडीगा, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, इसके लिए उन्हें मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था. ही गॉट मैन बुकर प्राइज़ फॉर दिस नॉवल. इसमें एक बच्चा, एक जो कैरेक्टर है जिसका नाम है बलराम हलवाई, ये उसका निकनेम है वाइट टाइगर. भाई देखिए, क्वेश्चन पूछे जाने को कुछ भी पूछे जा सकते हैं. जैसे मुझे अभी याद नहीं कौन से पेपर में, टीजीटी या पीजीडी के कौन से पेपर में ये पूछा गया था, अ बैंड ऑफ गंगास किसने लिखी है? मनोहर मालगोंकर की है. तो क्वेश्चन तो अरविंद अडीगा का भी आ सकता है, मैन बुकर प्राइज़ जो है वो लिया है उन्होंने. तो अरविंद अडीगा के वाइट टाइगर जो है, दैट इज़ द निक नेम ऑफ, दैट इज़ अ वाइट टाइगर इज़ अ निक नेम ऑफ बलराम हलवाई. Name the picturesque romance which is considered by some critics as the first Elizabethan novel. भाई इनमें से कौन सा पिक्चरस्क रोमांस है जो माना जाता है, पिक्चरस्क कह दें या मेरे हिसाब से इसे पिक्चरस्क क्या कह सकते हैं, ये है लाइफ ऑफ जैक विल्टन बाय नैश. ठीक है. इसका जो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये पहला नावल माना जाता है, पिकारेस्क नावल माना जाता है, जिसमें एक ठग के एडवेंचर के किस्से बताए जाते हैं. तो ये जब नैश ने लिखा था तो उसने नावल के फॉर्म में नहीं लिखा था, बट इसको माना जाता है कि इट इज़ द फर्स्ट पिक्चरस्क रोमांस और फर्स्ट पिकारेस्क नावल. Who wrote Anatomy of Melancholy? Anatomy of Melancholy किसने लिखा है? It is written by Robert Burton. Robert Burton ने इसमें मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, जिसे आज डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, और Anatomy of Melancholy जो है वो रॉबर्ट बर्टन ने लिखी है. Who wrote under the pseudonym of Democritus Junior? डेमोक्रिटस जूनियर के रूप में किसने लिखा है? तो वो ही इज़ नन अदर देन रॉबर्ट बर्टन. उन्होंने कहा था कि मैं डिप्रेशन के बारे में इसलिए लिखता हूँ जिससे खुद डिप्रेशन से दूर रहूँ, और इन्होंने लिखा है. डेमोक्रिटस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, और उन्होंने अपना स्यूडोनिम लिया था डेमोक्रिटस जूनियर. तो डेमोक्रिटस जूनियर उनका स्यूडोनिम है, किसका? रॉबर्ट बर्टन का, जिन्होंने लिखी है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली. Long calls prologue to the Canterbury Tales as a prologue to modern fiction because of its, कि उन्होंने लॉन्ग ने कहा है कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो है वो मॉडर्न फिक्शन का प्रोलॉग है. क्यों? क्योंकि उसकी नैरेटिव यूनिट. कहाँ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स 14वीं सेंचुरी में लिखा गया, लेकिन आज भी वो मॉडर्न फिक्शन का प्रोलॉग माना जा सकता है. क्यों? क्योंकि नैरेटिव यूनिटी है, जो कहानी में यूनिटी है. तो इसका आंसर है आपका चौसर का ये जो वर्क है,
इसको प्रोलोग टू द मॉडर्न फिक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें नैरेटिव यूनिटी है। हेयर इज गॉड्स प्लेंटी भी इसके बारे में कहा गया है, इसके कैरेक्टर्स के बारे में। Who among the following can be considered the originator of the पिकारेस्क नॉवल? ये चीज़ मैं अभी आपको बताई थी कि पिकारेस्क नॉवल की शुरुआत, पिकारेस्क नॉवल जो माना ही जाता है वो माना जाता है द लाइफ द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, और ये लिखा है किसने? नैश ने। तो ओरिजिनेटर जो माना जाता है वो कौन माना जाता है पिकारेस्क नॉवल का? नैश। ही बिलोंग टू एलिजाबेथन एरा, और नैश को पिकारेस्क नॉवल का ओरिजिनेटर माना जाता है। Which of Shakespearean play has as element of colonialism suggestively? अब ऐसे क्वेश्चन ना पिछली बार भी आए हैं कि मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ किस में बताई गई है, फैशन एंड फैड्स कौन से प्ले में बताए गए हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ये यहाँ पे लिया, कॉलोनियलिज्म जो है वो कौन से प्ले में दिखाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉलोनीज़ को बनाना। आप लोगों ने एक होगा, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को यूजर्व कर लेना और एक ऐसी चीज़ करना कि भाई कहीं पर गए उस चीज़ राज्य को यूजर्व करना और अपना नाम उस राज्य को दे देना। तो ये चीज़ जो हमें यूजर्व करने की इसमें जो मिलती है सबसे ज़्यादा, कोई इसका राज्य यूजर्व करने को है और प्रॉस्पीरो का राज्य उसके भाई ने जो है यूजर्व कर लिया। उसके अलावा और भी लोग हैं जो एक दूसरे का राज्य जो है हड़पने के उसमें लिए बैठे हुए हैं। तो ये जो कॉलोनियलिज्म हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है द टेम्पेस्ट में। तो कॉलोनियलिज्म हमें देखने को किस में मिलता है? शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट में। Who is considered the Dickens of the Elizabethan age for his intimate knowledge to common men? अब देखिए डिकेंस के किस चीज़ के लिए जाना जाता था? डिकेंस जाना जाता था अपने कैरेक्टर्स के लिए। डिकेंस की नॉवेल्स में इतनी कैरेक्टर्स होते थे, मतलब हर लाइन पे कैरेक्टर बदल जाता था। तो किसको माना जाता है कि कॉमन मैन के लिए और इंटीमेट नॉलेज टू कॉमन मैन? तो ये है आपका, इसका आंसर है डेकर। टॉमस डेकर को कहा जाता है डिकेंस ऑफ द एलिजाबेथन नॉलेज, एलिजाबेथन एज। एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनेटेड इन, एक्सप्रेशनिज्म जो वर्क जो मूवमेंट है वो ओरिजिनेट हुआ है जर्मनी में, और इसको ये जो कोइन करा है, it was coined by जूलियन ऑगस्टे। जूलियन ऑगस्टे के ये इम्प्रेशनिज्म के अगेंस्ट था, और एक्सप्रेशनिज्म जो शब्द है वो कॉइन किया था किसने? जूलियन ऑगस्टे ने। और ये मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था कहाँ? जर्मनी में। मिल्टन्स कॉमर्स वॉज इंस्पायर्ड बाय, मिल्टन का जो कॉमर्स है वो आप सब जानते हैं कि वो एक मास्क है, और मिल्टन का जो कॉमर्स था वो किससे इंस्पायर्ड था? आप ये देखिए, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, हैमलेट। अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मास्क जो हमें देखने को मिलता है वो हमें केवल जो है टेम्पेस्ट में है मास्क जो देखने को मिलता है। तो मिल्टन का जो कॉमर्स था वो इंस्पायर्ड था किससे? शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से। Which Victorian novelist is regarded the father of the sensational novel, a precursor of the detective fiction? आपको पता है कि डिटेक्टिव फिक्शन, मूनस्टोन जो है वो पहला डिटेक्टिव नॉवल माना जाता है, और सेंसेशनल नॉवल के पिताजी जो है वो माने जाते हैं विल्की कॉलिंस। और विल्की कॉलिंस से प्रभावित होकर हार्डी ने भी जो है अपने नॉवल को लिखा था। तो विल्की कॉलिंस को माना जाता है कि फादर ऑफ द सेंसेशनल नॉवेल्स, तो दैट इज विल्की कॉलिंस।
हु सेज मिल्टन इज नॉट अ पिक्चरस्क बट अ म्यूजिकल पोएट? ये किसने कहा है कि मिल्टन जो है वो कोई पिक्चरस्क पोएट नहीं है बल्कि एक म्यूजिकल पोएट है? तो ये किसने कहा है? ये कहा गया है कॉलरिज के द्वारा। ये शब्द हैं कॉलरिज के द्वारा यूज़ करे गए हैं कि मिल्टन जो है वो एक पिक्चरस्क पोएट नहीं है, ही इज़ अ म्यूजिकल पोएट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मॉडर्निस्ट राइटर रॉट द पोएम कोरियोलिनस? ये एक क्वेश्चन में टी.एस. इलियट का जरूर डालती हूँ। तो ये टी.एस. इलियट हैं। टी.एस. इलियट जो कि जिनका मानना था कि जो कोरियोलिनस है वो शेक्सपियर के हैमलेट से कहीं बेहतर है। कोरियोलिनस शेक्सपियर का बहुत अच्छा प्ले है और उन्होंने कोरियोलिनस प्ले पर एक जो है रॉट द पोएम कोरियोलिनस जो है उन्होंने पोएम लिखी है। टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जो कि एक मॉडर्न राइटर हैं। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर, अब चाहे अच्छे सेंस में हो या वो बुरे सेंस में हो। चलो ये आगे बढ़ते हैं। हु सेड अबाउट मिल्टन दैट ही पास द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम? ये किसने कहा है? ये कहा गया है ग्रे के द्वारा। और ग्रे ने किस में कहा है? प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। ग्रे ने ये शब्द कहे हैं प्रोग्रेस ऑफ पोइजी में कि ही पास द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। हाउ मैनी वर्क्स डिड कैक्सटन ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश? कैक्सटन जो कि आप सब जानते हैं कि विलियम कैक्सटन जो कि इंग्लैंड के पहले प्रिंटर थे और उन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे। विलियम कैक्सटन ने गोल्डन लेजेंड और बुक ऑफ द नाइट को प्रिंट करके इंग्लिश में पहली बाइबल की वर्क को जो है वो उन्होंने प्रिंट करा था इंग्लिश में। और विलियम कैक्सटन ने कुल जो वर्क पब्लिश करे हैं वो वर्क प्रिंट करे हैं वो हैं 24। And the next question is what was the name of Marlowe's theatrical company? अच्छा, एक है कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो जो चीज़ पढ़ी हुई होती है ना वो दिखती है। एक इसमें लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन है, एक लॉर्ड एडमिरल्स मैन है। देखिए लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो है उसके अधिकतर प्लेस जो लिखे हैं वो शेक्सपियर और उसकी कंपनी ने लिखे हैं। लेकिन जो मार्लो जो कि ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, और ये जो लॉर्ड एडमिरल्स मैन सेकेंड मोस्ट जो है वो बहुत फेमस ग्रुप था और एलिजाबेथन एंड स्टुअर्ट्स के बीच में। और ये लॉर्ड एडमिरल्स मैन जो है वो नाम है मार्लो के थिएट्रिकल ग्रुप का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।